नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं महेंद्र कुंडिया, आपके संस्कृत विषय का गुरु, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे भारत की जो तृतीय भाषा है वह है संस्कृत। जी हां दोस्तों, यह संस्कृत भाषा एक देववाणी के रूप में हमारे यहाँ बोली जाती है और इसी देववाणी को शुद्ध रूप देने का जो श्रेय है वह किस व्यक्ति को जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं उस स्थान पर लेकर चलता हूं आपको जहां से संस्कृत को देववाणी के रूप में शुद्ध रूप दिया गया था और किसने दिया, और यह शुद्ध रूप हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों तो चलिए उत्तर पश्चिमी भारत के उस स्थान की तरफ जहां से एक महापुरुष ने मंद बुद्धि से अपने आप के व्यक्तित्व को बदलकर संस्कृत को शुद्ध रूप देने का श्रेय दिया है, योगदान दिया है। मित्रों तो उत्तर पश्चिमी भारत की एक बात है जहां पर पणि और दाक्षी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र था, छोटा सा पुत्र जिसका नाम था पणि। जी हां, जिसका नाम था पाणिनि। पणि से उत्पन्न हुआ पुत्र पाणिनि। जी हां बच्चों, पाणिनि नाम का वह बच्चा बचपन से ही मंद बुद्धि का बालक था, बहुत ही कमजोर बालक था। तो हुआ यूं था कि एक दिन पणि और दाक्षी दोनों ने अपने पुत्र को गुरु के आश्रम में छोड़ दिया। तो वहां पर गुरुजी अध्ययन कराते कराते उस मंद बुद्धि के बालक से बहुत ज्यादा परेशान और हताश हो गए। ऐसी स्थिति आ गई कि अब बालक को आश्रम से बाहर ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने उस बालक को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वह बालक मंद बुद्धि का था, बालक की भी बेचारी की कोई गलती नहीं थी। इस कारण से गुरुजी और उस बालक के सहपाठी सभी उससे दुखी हो गए थे। एक दिन गुरुजी ने सभी बालकों की परीक्षा ली और परीक्षा में वह बालक फिर से रोज की तरह फेल हो गया। गुरुजी ने उसे सजा देनी चाहिए और एक छड़ी उसके हाथ में लगानी चाहिए। जैसे ही बालक ने हाथ निकाला और गुरुजी ने अपनी छड़ी वहीं पर रोक दी। क्यों रोक दी बच्चों? गुरुजी ने कहा कि इस बालक के हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों इस बालक के ऊपर अत्याचार करूं। तो गुरुजी इस प्रकार से बालक के बारे में सोचकर नर्वस हो गए और वहीं पर रुक गए। बालक ने कहा कि गुरुवर, आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं, अचानक क्यों रुक गए हैं? तो गुरुवर ने बड़े ही नर्वस अवस्था में बच्चे को उत्तर दिया कि बेटा, तेरे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है, तो इसमें ना तेरी गलती है ना मेरी गलती है। बच्चा, तुम अब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं है। जैसे ही उस बालक ने गुरु की यह बात सुनी और वह कक्षा से बाहर जाकर के एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ में शिक्षा की रेखा खींच लेता है। हाथ उसका लहूलुहान हो जाता है। जी हां दोस्तों, हाथ लहूलुहान हो जाता है और अपने हाथ को लेकर वह गुरुजी के पास आता है और कहता है कि लीजिए गुरुजी, मैंने अपने हाथ पर शिक्षा की रेखा खींच ली है, अब आप मुझे सजा दीजिए। गुरुवर ऐसी स्थिति को देखते हुए उस बालक की तरफ नर्वस और नम आंखों से देखते हुए उस बालक को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम अवश्य ही कुछ जरूर कर सकोगे, अर्थात तुम अवश्य ही अपना इस दुनिया में नाम कमाओगे। जाओ और प्रभु की तपस्या करो, भगवान शिव की तपस्या करो, वही तुम्हारी इस समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे ही उस बालक ने गुरुवर की बात सुनी, वह वहां से निकल पड़ा हिमालय की तरफ। वहां पर उस बालक ने कठोर तपस्या की और अपनी इस तपस्या से भगवान महादेव, जी हां भगवान महेश को उसने अपने सामने प्रकट कर लिया था। दोस्तों जैसे ही प्रभु वहां प्रकट हुए और कहा, वत्स
बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। बालक ने कहा, अगर आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा है, मेरे गुरु है, मेरे प्रभु है, तो बस मुझे शिक्षा दे दीजिए, ऐसी शिक्षा दे दीजिए जिससे कि मैं इस शिक्षा के आधार पर अपना जीवन सफल बना सकूं। तो इस प्रकार से भगवान महेश डमरू बजाते हैं और डमरू से 14 वर्ण निकलते हैं। जी हां दोस्तों, 14 वर्ण, और उन्हीं वर्णों से वह बालक संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से वे वर्ण निकलते हैं। भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए यहां पर डमरू वादन कर रहे हैं, और इसी डमरू वादन के साथ इस प्रकार के 14 वर्ण निकलते हैं। आयु नरिलिंग आयोंग आयो चाहे वट लणय मगणनम झ भाया घाट 10 जब गट 10 खाफा छाट ता चाट तौ का पाया सा सा सारा हल। इस प्रकार के मित्रों 14 वर्ण निकलते हैं, और भगवान महेश के डमरू से निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। यही माहेश्वरी सूत्र उस पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि के पास चले जाते हैं, और इन्हीं 14 वर्णों से वह शुद्ध संस्कृत व्याकरण की रचना करते हैं, जिस संस्कृत व्याकरण का आज हम इतनी शुद्धता से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम है, जो ग्रंथ ये लिख रहे हैं दोस्तों, यही वह ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। जी हां दोस्तों, ये पाणिनि के द्वारा लिखित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और इसी ग्रंथ से इन्होंने संस्कृत व्याकरण को एक शुद्ध रूप प्रदान किया था, जिसे आज हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और शुद्धता से उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण के प्रारंभिक ज्ञान को जान लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण का जो प्रारंभिक ज्ञान है वह वर्णों से मिलकर बना है। अर्थात सबसे पहले प्रारंभिक ज्ञान वर्णों से शुरू होता है, वर्णमाला से शुरू होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्णमाला। कौन सा टॉपिक है मित्रों? यहां पर देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वर्णमाला। जी हां दोस्तों, इन्हीं 14 वर्णों, इन्हीं 14 सूत्रों से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, अर्थात वर्णानाम समूह इति वर्णमाला कथ्यते। वर्णानाम समूह यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले वर्णमाला में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ जुड़ जाइए जल्दी से। अब हम संस्कृत के वर्णमाला में वर्णों का अध्ययन करने जा रहे हैं, बड़े ही मनोरंजन के साथ दोस्तों वर्णों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होता है। जब हम भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा हो, तो भाषा का उच्चारण करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की वह होती है वर्ण, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, वर्ण क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मित्रों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण। जी हां मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि जिसे बांटा ना जा सके, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है दोस्तों? देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा है हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि
वर्ण कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। और वे वर्ण कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि अ, आ, क, ख, इस प्रकार के ये वर्ण होते हैं, इन्हें वर्ण कहा जाता है। तो देखिए वह ध्वनि कौन सी है? जैसे अ, आ, क, ख, च इत्यादि, इन्हें वर्ण कहा जाता है। और यही हमारे मुंह से ध्वनि के रूप में निकलते हैं। तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। और इस ध्वनि को हम बांट नहीं सकते मित्रों। तो यह है वर्ण। अब आगे चलते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए मेरे साथ आप भी यहां पर देखिए, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्ण। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह वर्ण। जी हां दोस्तों, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है, और अयोगवाह वर्ण संस्कृत का खुद अपने आप में एक रूप है। तो देखिए दोस्तों, वर्णों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है स्वर, नंबर 1 पर है स्वर। जी हां दोस्तों, और स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अच कहा जाता है। और यह संख्या में 13 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? संख्या में 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर जो होते हैं संख्या में 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। और वे स्वर कौन कौन से होते हैं मित्रों? देखिए, अ, आ, ई, उ, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, बड़ा री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से देखिए मित्रों, यह कुल स्वर जो है वह 13 है। संख्या में कितने हैं? 13। तो जो स्वर होते हैं संस्कृत में अच होते हैं, वे संख्या में 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार के 13 स्वर होते हैं। अब चलते हैं व्यंजन की तरफ, यानी कि वर्णों का दूसरा प्रकार। वर्णों का दूसरा प्रकार है मित्रों व्यंजन। क्या है? नंबर 2 पे है व्यंजन। जी हां मित्रों, और व्यंजन जो होते हैं इन्हें संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। और देखिए, ये संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। तो देखिए मित्रों, व्यंजन जो होते हैं वे संख्या में 33 होते हैं। अब 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं मित्रों? इस प्रकार से आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए और काउंटिंग कीजिए। देखिए मित्रों, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यहां पर देखिए मित्रों, ये होते हैं 25 जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा य,
व, र और ल ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, और क्ष, श, श और ह ये होते हैं उष्मीय व्यंजन। तो देखिए मित्रों, कुल मिला के व्यंजन जो हो गए वे हो गए 33। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। उसके बाद में देखिए नंबर 3 पर जो वर्णों का प्रकार है वह है अयुग्वाह वर्ण। अयुग्वाह वर्ण, जी हाँ दोस्तों, और ये होते हैं वर्णमाला में संख्या में 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो देखिए मित्रों, 2 कौन कौन से हैं अयोगवाह वर्ण? 2 है अंग और अह, ये 2 होते हैं, वे अयोगवाह वर्ण होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से वर्ण 3 प्रकार के हो गए, एक पे स्वर यानी अच, और दूसरे पे व्यंजन यानी हल, और 3 पे अयोगवाह वर्ण जो संख्या में 2 होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहां पर स्वर जो होते हैं 13 और 33 होते हैं व्यंजन, दोनों मिलाकर के 46 हो गए, और 2 हो गए क्या? अयोगवाह वर्ण, और 2 हो गए अयोगवाह वर्ण 46, और 2 मिलाकर के 48। तो कुल वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी हो गई मित्रों? 48 हो गई है। तो कुल वर्ण है 48। तो यहां तक वर्णों के बारे में हमने वर्णमाला के समूह के बारे में अलग अलग प्रकार से पता लगाया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और इनमें से स्वर और व्यंजन और अयोगवाह इनका थोड़ा गहराई से अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। तो देखिए, सबसे पहले स्वर, जो स्वर होते हैं वर्णों का पहला प्रकार है स्वर, और स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अच कहा जाता है। तो देखिए, अच, संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, और स्वरों की परिभाषा क्या है कि वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। जी हाँ, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, यही हमारे स्वर है दोस्तों। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, बस अपने आप में फ्रीडम यानी आजाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, वे स्वर कहलाते हैं मित्रों। तो देखिए, स्वरों की परिभाषा, वे वर्ण, स्वरों की परिभाषा है दोस्तों, वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? वे स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती है, अर्थात कोई भी वर्ण स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है किसी भी वर्ण में, तो वे स्वर वर्ण कहलाते हैं, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र रहने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं मित्रों। और ये संख्या में कितने होते हैं? 13। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं मित्रों। और
13 स्वर कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से यहां पर दोहराया जा रहा है। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा री, री। स्वरों की उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, बड़ा री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्वर हो गए मित्रों 13। और स्वर अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो चलते हैं स्वरों के बारे में बात करने के बाद स्वर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं और गहराई में चलते हैं। दोस्तों आप भी आज जान के रहेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और यह संख्या में कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ साथ, आज आप भी यह जान लेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए चलते हैं स्वरों के प्रकार की तरफ मित्रों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जी हाँ दोस्तों, प्रथम प्रकार है स्वरों का ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ साथ यह जान लीजिए कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर वे स्वर हैं दोस्तों जिनमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं मित्रों। तो देखिए मेरे मित्रों यहां पर देखिए कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो छोटे स्वर कौन से हैं मित्रों, देखिए ये संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। जी हाँ, यही तो पांडव है, इन्हें 5 पांडव कहा जाता है। 5 स्वर होते हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ, री और ली। जी हाँ दोस्तों, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। कौन से स्वर कहलाते हैं ये, मूल स्वर कहलाते हैं मित्रों। इन्हें मूल स्वर या मूल अक्ष भी कहा जाता है, मूल स्वर। तो ये हो गए संख्या में 5, अ, ई, उ, री, ली। ये 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। तो देखिए दोस्तों यहां पर ह्रस्व स्वर पहला प्रकार है स्वरों का, प्रथम प्रकार है वह है ह्रस्व स्वर। और दूसरा प्रकार कौन सा है मित्रों, दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। कौन सा है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है मित्रों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े स्वर। तो ये कितने होते हैं संख्या में, 8 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, संख्या में दीर्घ स्वर 8 होते हैं। तो देखिए मित्रों संख्या में दीर्घ स्वर जो होते हैं वे 8 होते हैं। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। 8
और औ। तो इस प्रकार से ये होते हैं संख्या में 8। कितने होते हैं मित्रों? 8 होते हैं। तो 5 तो होते हैं मूल स्वर और 8 होते हैं दीर्घ स्वर। अब इन दोनों का योग करेंगे तो कुल मिलाकर के 13 स्वर बनते हैं। दोनों के योग से देखिए +5 और +8 मिलकर के कितने स्वर हुए मित्रों? बराबर 13 स्वर हुए। 13 स्वर होते हैं। दोनों के योग से 13 स्वर बनते हैं दोस्तों। अब बात यहां पर आती है कि स्वरों का तीसरा प्रकार कौन सा है। तो पहले यह बता देते हैं कि स्वरों का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। लेकिन यहां पर संख्या में 13 ही स्वर होते हैं, फिर प्लुत स्वर यहां पर क्यों नहीं गिने जाते हैं? अर्थात स्वर में क्यों नहीं गिने जाते हैं? इसलिए नहीं गिने जाते क्योंकि मित्रों प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों ही स्वरों से मिलकर बनते हैं और इनमें त्रिमात्रिक यानी 3 से अधिक मात्राओं का भी समय लगता है। इसलिए दोस्तों इन्हें हम प्लुत स्वर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए तीसरा प्रकार स्वरों का जो है वह है प्लुत स्वर। और इन्हें स्वरों की गिनती में नहीं गिना जाता, अर्थात इन्हें ज्यादातर हम वैदिक संस्कृत में गिनते हैं दोस्तों। जी हाँ, ओके। यहां पर देखिए दोस्तों प्लुत स्वर जो होते हैं वे संख्या में नहीं गिने जाते हैं, स्वरों की संख्या में नहीं गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लुत स्वर जो हो गए मित्रों वे इस प्रकार से ओ, ई, म त्रिमात्रिक यानी कि प्लुत स्वर जो होते हैं वे त्रिमात्रिक होते हैं और त्रिमात्रिक होने के कारण इनको स्वरों की गणना में नहीं लिया जाता है दोस्तों। फिर देखिए जब आपके किसी गली मोहल्ले में मुर्गा बोलता है तो मुर्गा बहुत लंबी आवाज निकालता है, कुकू कू इस प्रकार की आवाज निकालता है। तो वह प्लुत स्वरों की श्रेणी में अपनी ध्वनि का उच्चारण करता है दोस्तों। तो प्लुत स्वर जो होते हैं हमारी मूल संस्कृत में नहीं गिने जाते हैं, अर्थात ये वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग होता है। आपने शिव नाम के मंत्र का जाप किया होगा, ओम, इस प्रकार से जब ओम नाम का जाप करते हैं तो बहुत लंबी ध्वनि निकलती है। इस कारण से इन्हें प्लुत स्वरों की श्रेणी में ले रखा है। लेकिन मूल रूप से जो स्वर होते हैं वे 13 होते हैं। कौन कौन से? 5 होते हैं ह्रस्व स्वर और 8 होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से स्वर मित्रों? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर एक बार फिर से बता रहा हूं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनमें 1 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है मित्रों। चलिए अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ। तो ये तो हो गई स्वरों की बात, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ, अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं। क्या व्यंजन के भी स्वरों की तरफ प्रकार होते हैं? जी हाँ होते हैं दोस्तों, लेकिन पहले व्यंजनों की परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए व्यंजन, व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण या क्या कहलाने वाले होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन वर्ण अपने आप में पूर्ण तब ही होता है जब उसे स्वरों की सहायता मिलती है। तो वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र न रहकर के स्वरों की सहायता से बनते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? हल। तो देखिए व्यंजन संस्कृत में व्यंजनों को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? हल कहा जाता है। और परिभाषा क्या है? वे वर्ण जो स्वरों की, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से
मिलकर बनते हैं। वे व्यंजन या फिर हल कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं वे व्यंजन यानी कि हल वर्ण कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और इनके भी प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, तो हम यहां जान लेते हैं कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, उदाहरण के आधार पर किस प्रकार से व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए एक उदाहरण देके आपको समझा देते हैं कि व्यंजन वर्ण जैसे कि क हलंत है और साथ में अ का योग है, और क में जब अ का योग होता है मित्रों तो क पूर्ण व्यंजन बन जाता है। क्या बनता है? क पूर्ण व्यंजन। तो इसी प्रकार से देखिए अर्ध व्यंजन क में जब अ का योग हुआ तो पूर्ण व्यंजन क बना, क से कबूतर। तो इस प्रकार से व्यंजनों को हमेशा स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, तभी वह पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के जरिए देखिए, जैसे च और ई। च में ई का योग करते ही शब्द बनता है ची। क्या बनता है मित्रों? ची। यहां पर देखिए च और ई दोनों का योग करने से जो शब्द बना है वह है ची। तो यहां पर देखिए यह पूर्ण व्यंजन बना है। तो इस प्रकार से व्यंजन जो होते हैं संख्या में 33 होते हैं और इन्हें हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही पूर्ण व्यंजन बनता है और संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। तो लीजिए चलते हैं व्यंजनों की तरफ। व्यंजनों के प्रकार, दो प्रकार के व्यंजन होता है, एक होता है वर्गीय व्यंजन, दूसरा होता है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जिन्हें दूसरी भाषा में स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे प्रकार से इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। यह संख्या में 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार के 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं दोस्तों। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यंजनों का पहला प्रकार है वर्गीय व्यंजन। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए वर्गीय व्यंजन, और वर्गीय व्यंजन जिनमें प्रत्येक व्यंजनों के आगे का पहला वर्ण जो होता है, प्रथम वर्ण जो होता है, उसी वर्ग के वे 5 व्यंजन माने जाते हैं। जैसे कि देखिए जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले क वर्ग में, क वर्ग में क, ख, ग, बड़ा घ और ड़। तो ये तो हो गया क वर्ग।
अब देखिए नेक्स्ट में च वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, ज और ञ, ये हो गया च वर्ग। नेक्स्ट ट वर्ग, ट वर्ग में देखिए मित्रों ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये हो गया हमारा ट वर्ग। अब देखिए त वर्ग, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये है त वर्ग। अब देखिए प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहां पर प्रत्येक वर्ग के आगे 5-5, हर वर्ग में 5-5 करके व्यंजन हैं। तो कुल मिलाकर के व्यंजन जो हो गए वे हो गए 25। कितने व्यंजन हो गए दोस्तों? यहां पर 25 व्यंजन हो गए। आप देख सकते हैं 5, 5, 5, 5 और 5। तो इस प्रकार से कुल व्यंजन जो हो गए वर्गीय व्यंजन 25। कितने हो गए मित्रों? 25। और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनका जो दूसरा नाम है दोस्तों वह क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन मित्रों? स्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? देखिए मित्रों, इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह की जो जीवा है वह जीवा अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है वह अलग अलग भागों को, दांतों को, मूर्धा को, तालव्य को, कंठ को, अलग अलग तरह के भागों को जब स्पर्श करती हैं, उनसे इनका उच्चारण होता है, तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये तो हो गए वर्गीय व्यंजन, जिनमें आपको पता चल गया कि वर्ग प्रत्येक का, जैसे प्रत्येक लाइन का प्रथम जो वर्ण होता है उसी के आधार पर उसका वर्ग हो जाता है। तो क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 करके वर्ण है, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर अवर्गीय व्यंजन। दूसरा जो व्यंजन का प्रकार है मित्रों वह है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन ये जो होते हैं मित्रों, ये संख्या में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अवर्गीय, जिनमें कोई भी वर्ग नहीं होता। जिनमें वर्ग नहीं होता वे अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अंतःस्थः वर्ण। कौन से? अंतःस्थः वर्ण। जी हाँ, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह की जो वायु है वह कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे कि य, व, र और ल, इनका उच्चारण करेंगे। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे अंदर आने वाली जो सांस है, वायु है, वह कुछ समय के लिए, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती है। स्थित अंदर ही स्थित होने के कारण इनको अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये संख्या में 4 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं मित्रों? यहां पर देखिए अंतःस्थ वर्ण जो कि संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं?
4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, य, व, र और ल, इस प्रकार से ये होते हैं संख्या में 4। तो 4 अंतःस्थः वर्ण होते हैं। फिर देखिए दूसरा अवर्गीय व्यंजन का प्रकार है वह है उष्मीय वर्ण। और उष्मीय वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा, यानी गर्म हवा निकलती है, उन्हें हम उष्मीय वर्ण कहते हैं। और ये भी संख्या में होते हैं 4। कितने होते हैं मित्रों? 4 होते हैं। तो देखिए उष्मीय वर्ण कौन से होते हैं और ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? उष्मीय वर्ण ये भी संख्या में 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? श, स, स, ह, ये 4 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले उष्मीय वर्ण श, क्ष, श और ह। तो इस प्रकार से ये होते हैं हमारे उष्मीय वर्ण, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्मा निकलती है। और ये भी संख्या में होते हैं कितने मित्रों? 4। तो इस प्रकार से देखिए 4 और 4 8 और यहाँ पर 25। तो कुल मिलाकर के व्यंजन वर्ण कितने हो गए मित्रों? 25 जो है वह है स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। और यहां पर 8 जो है मित्रों वे हो गए अवर्गीय व्यंजन। तो इस प्रकार से 25 और 8 दोनों ही मिला करके 33 वर्ण होते हैं। और यही 33 वर्ण जो होते हैं मित्रों दोनों मिला करके होते हैं 33 वर्ण। और इन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 33 वर्णों को कहेंगे हम व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं। 25 स्पर्श या फिर वर्गीय, या तो स्पर्श कह दो या फिर कह दो वर्गीय। और इसी प्रकार से अवर्गीय व्यंजन 8, 25 है वर्गीय व्यंजन, कुल मिलाकर के हो गए 33। अब यहां पर हमने व्यंजनों के बारे में अध्ययन किया है दोस्तों। 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय और अवर्गीय। अब हम चलते हैं आगे। कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका योग संस्कृत में वर्णों की गणना में किया जाता है, जिनका अध्ययन वर्णों की गणना में किया जाता है। अर्थात वे जो वर्ण हैं जो वर्णों की गणना में होते हैं, आयोगवाह वर्ण होते हैं अंग और अह। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्वरों और व्यंजनों दोनों से मिलकर, यानी कि 3 वर्ण, 2 वर्णों से अधिक वर्णों का जिसमें योग होता है वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। और संयुक्त वर्ण स्वरों और व्यंजनों की गणना में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें स्वरों और व्यंजनों की गणना में नहीं गिना जाता है और ना ही अयोगवाह वर्ण की गणना में गिना जाता है। वे होते हैं संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनते हैं दोस्तों, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहां पर कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण जिनमें 2 से अधिक वर्णों का योग हो, वे वर्ण जिनमें 2 से अधिक वर्णों का योग हो, अर्थात स्वरों और व्यंजनों का योग हो, लेकिन 2 से अधिक वर्णों का योग, उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो देखिए मित्रों संयुक्त वर्ण कौन से वर्ण हैं? कि वे वर्ण जिनमें 2 से अधिक वर्णों का, वे वर्ण जिनमें 2 से अधिक वर्णों का योग होता है,
योग हो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। वे कौन से वर्ण कहलाते हैं मित्रों? संयुक्त वर्ण। अब देखिए यहां पर दो से अधिक वर्णों का योग कैसे होता है। तो देखिए यहां पर तीन वर्ण जो आपकी वर्णमाला में अक्सर आते हैं, हमेशा आते हैं, स, त्र, ज्ञ। ये तीन वर्ण हैं और इनमें तीन तीन वर्णों का योग है मित्रों, इसीलिए इन्हें संयुक्त वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे भी और स्र है, ध्य है, इस प्रकार के और भी कई वर्ण हैं जिन्हें संयुक्त वर्णों की श्रेणी में गिना जाता है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से होते हैं वे वर्ण जिनको संयुक्त वर्णों की श्रेणी में गिना जाता है। देखिए सबसे पहले तो श। श में तीन वर्ण है दोस्तों। कौन कौन से तीन वर्ण हैं? इस प्रकार से। फिर श के बाद में त्र। त्र में भी तीन वर्णों का योग है। कौन कौन से तीन वर्ण हैं यहाँ पर? उसके बाद में ज्ञ जो है इसे ज्ञ बोला जाता है। और ज्ञ क्यों बोला जाता है इसका भी कारण हम स्पष्ट करेंगे कि ज में ज्ञ में ज्ञ जो है उसमें ज्ञ उच्चारण क्यों होता है। तो देखिए मित्रों यहां पर तीन वर्ण है। सबसे पहले तो क्ष। क्ष में तीन वर्णों का योग है। कौन कौन से तीन वर्ण है यहां पर? क, श और अ। इन तीन वर्णों का यहां पर योग है मित्रों, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। उसी प्रकार से त्र, जो त्र शब्द है, त्र में किन तीन वर्णों का योग है मित्रों? देखिए त, र और अ। इन तीन वर्णों का योग है, इसलिए इन्हें त्रह यानी त्र बोला जाता है। त्र, त, र, अ। उसी प्रकार से क्ष, त्र और यहां पर ज्ञ। इनमें तीन वर्ण कौन कौन से होते हैं मित्रों? देखिए ज्ञ में तीन वर्ण होते हैं, ज, य और अ। तो इस प्रकार से ये तीन वर्ण जो होते हैं इनका मेल होता है, इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। क्ष जिसमें क धन श धन अ। फिर देखिए त्र। त्र में त धन र और धन अ। फिर देखिए ज्ञ। ज्ञ में ज धन य और अ। इस प्रकार का मेल होता है दोस्तों। इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है क्योंकि इनमें कितने अलग अलग वर्णों का मेल होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से तो ये है संयुक्त वर्ण दोस्तों, जिनमें दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। अब चलते हैं आगे, उन वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं जो स्वरों के साथ और स्वरों के अंत में लगते हैं, जिन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत के अध्ययन में और संस्कृत के लिखित कार्य में दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं आगे अयोगवाह वर्ण की तरफ। अयोगवाह वर्ण कौन से वर्ण होते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों के साथ या स्वरों के अंत में लगते हैं।
जिनका प्रयोग स्वरों के साथ या स्वरों के अंत में किया जाता है वह अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। और ये संख्या में 2 होते हैं, अंग और अह। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के संख्या में 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह वर्ण। 46 तो स्वर और व्यंजन होते हैं, साथ में इनका योग करने पर 48 वर्णों का योग हो जाता है दोस्तों। और वर्णमाला में 48 वर्णों के बारे में ही बताया गया है दोस्तों। तो देखिए चलते हैं अयोगवाह वर्ण की तरफ। अयोगवाह वर्ण कौन से, कि वे वर्ण जो स्वरों के साथ अथवा स्वरों के अंत में जुड़ते हैं, वे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं मित्रों, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों के साथ अथवा स्वरों के अंत में जुड़ते हैं वे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कैसे स्वरों के साथ कैसे जुड़ते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि अ के साथ में अ स्वर है और साथ में अनुस्वार लगा है, तो यह अयोगवाह वर्ण है मित्रों। क्या है, अयोगवाह वर्ण। और इसी प्रकार से देखिए अ के बाद में विसर्ग लगा है, तो यह भी अयोगवाह वर्ण है। तो ये अयोगवाह वर्ण 2 कौन कौन से होते हैं, अंग और अह। कौन कौन से होते हैं मित्रों, अंग और अह। यहां पर देखिए सबसे पहले अयोगवाह वर्ण एक तो होता है अंग, इन्हें अंग कहा जाता है। और यह अंग जो है, अंग जो शब्द है इसमें अनुस्वार होता है। क्या होता है मित्रों, अनुस्वार। और अनुस्वार जो होता है वह स्वर के हमेशा ऊपर लगता है और इनकी ध्वनि न या म में निकलती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है मित्रों। और दूसरा जो होता है मित्रों वह होता है अह। क्या होता है, अह। और अह शब्द जो है वह विसर्ग शब्द, विसर्ग है। क्या है, अह वर्ण जो है वह विसर्ग वर्ण है। और विसर्ग की ध्वनि किस रूप में निकलती है मित्रों, विसर्ग की ध्वनि ह के रूप में निकलती है। किसके रूप में, ह के रूप में निकलती है। और ये स्वरों के अंत में जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अंग जो यानी अनुस्वार जो है वह स्वरों के साथ जुड़ते हैं या स्वरों के ऊपर जुड़ते हैं। और अह यानी विसर्ग जो है वे स्वरों के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए इन दोनों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है हमारे अयोगवाह वर्ण। और एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि वर्ण जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्ण। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। और कुल मिलाकर के 48, जी हाँ दोस्तों 48 जो होते हैं वे वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, प्लुत स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी गणना में नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि संयुक्त वर्ण जो होते हैं वे व्यंजनों की श्रेणी में, व्यंजनों की गणना में नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें 2 से अधिक वर्णों का योग होता है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि री और बड़ा री ये 2 संस्कृत के अलग से वर्ण हैं जो हिंदी को संस्कृत से अलग करते हैं, री और री। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हो गया हमारा वर्णमाला का अध्ययन। और हम एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं कि स्वर, व्यंजन और कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी होती है और कैसी होती है। देखिए तो एक बार फिर से दोहरान कार्य कर लेते हैं
कि वर्ण जो होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 48। कितने होते हैं मित्रों? 48 वर्ण होते हैं, और 48 में से अलग अलग भागों में हमें डिवाइड करना है, बांटना है। तो सबसे पहले मित्रों स्वर होंगे। स्वर कितने होते हैं? देखिए, स्वर जो होते हैं वे संख्या में होते हैं 13। कितने होते हैं मित्रों? 13 होते हैं स्वर। उसके बाद में देखिए मित्रों, स्वर के बाद में व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन जो होते हैं मित्रों वे संख्या में होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं मित्रों। संख्या में व्यंजन जो होते हैं वे होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं मित्रों। इन्हें व्यंजन की गणना में लिखा जाता है, और अयोगवाह वर्ण अंत में जो है वह है अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं मित्रों? अयोगवाह वर्ण संख्या में होते हैं सिर्फ 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। इस प्रकार से अयोगवाह वर्ण, स्वर और व्यंजन मिला करके 48 वर्ण होते हैं, और यही हमें वर्णमाला में अध्ययन के रूप में पढ़ना है, और उसी के आधार पर हमें वर्णों का विभाजन करना था, स्वरों के रूप में, व्यंजनों के रूप में और अयोगवाह वर्णों के रूप में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का वर्णमाला का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन अब हम आज की कक्षा का एक छोटा सा सुविचार। जी हाँ दोस्तों, कि हर कार्य को करने में एक मोटिवेशन थॉट होना चाहिए, अनमोल वचन होना चाहिए, जिससे कि कार्य सिर्फ उस वचन को सुनकर भी आसानी से हल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा अनमोल वचन है, क्या है अनमोल वचन? कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जब तक आपके अंदर ताकत, हिम्मत और लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह है, लड़ते रहिए। समस्या आती रहेगी, बस समाधान करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराना जरूरी है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो गई तो समस्या नस्ते नाबूद हो गई मित्रों। तो देखिए, एक बार मैं मुस्कुराहट के रूप में 4 लाइनें बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा दोस्तों। समस्याओं के सामने मुस्कुराहट बहुत बड़ी होती है, और मुस्कुराहट के सामने समस्या चुटकी मसले उतनी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए लाइनें हैं मेरी तरफ से, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। अच्छी लगे तो कि रहना है दोस्त इस दुनिया में तो गम को गले लगाना सीखो। रहना है दोस्त इस दुनिया में तो गम को गले लगाना सीखो। सच्चा जीवन जीना चाहते हो तो अश्क पलकों में छिपाना सीखो। अरे बिखर जाते हैं अरमान जिंदगी के। जी हाँ, बिखर जाते हैं अरमान जिंदगी के, फिर भी आंधियों में दीपक जलाना सीखो। रहना है दोस्त इस दुनिया में तो थोड़ा मुस्कुराना सीखो। रहना है दोस्त इस दुनिया में तो थोड़ा मुस्कुराना सीखो। एक बार फिर से आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और फिर मिलता हूं आपको इसी उत्कर्ष के प्लेट पर। तब तक के लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।